नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी लोगों का स्वागत है ग्रैंड मास्टर 360 में। मैं आलोक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो कल की क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। कुछ अपरिहार्य कारण ऐसे थे जिनकी वजह से क्लास जो है वो टाइम पर नहीं हो सकी। तो कल का और आज का हम आज ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग जुड़ जाएंगे जल्दी जल्दी से, और जुड़ने के बाद जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और जैसे कि हमेशा से मैं आप लोगों से पूछता रहता हूँ, आपके पास कोई भी फीडबैक है हमारे लिए, कोई भी आपको कोई ज़रूरत है, कोई भी परेशानी है, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं आप कमेंट में। मैं पर्सनली आपको उसके मतलब जो भी आपका कंसर्न होगा उससे रिलेटेड जो भी सलूशन होगा, मेरी जो राय होगी वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो बेझिझक आप कमेंट करके अपनी कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, हर चीज़ आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और कहते हैं कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? कहते हैं कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो हम भी जो भी होगा आप देख लेंगे। जब तैयारी में उतर गए हैं, पेपर को सोच लिया है कि अब इसको तोड़ के ही दम लेंगे, तो तोड़ेंगे। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ शुरू करेंगे अपने टॉपिक को। पहला टॉपिक हमारा क्या है? तो ये निफा वायरस जो आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी बार चर्चा में रहता है। अभी हाल ही में केरल में इसके जो केसेस थे वो देखे गए थे। तो निफा वायरस जो है उसके बारे में है। तो क्या हुआ, निफा वायरस के लिए टीका जो होता है आप लोगों को पता होगा, आप अब काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे इस शब्द से, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, तो जो लोगों को टीका नहीं पता होगा उनको वैक्सीन जरूर पता होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी अभी जो भारत है वो कोविड-19 से उभरा हुआ है। भारत क्या, संपूर्ण विश्व इस प्रकोप को झेल चुका है। तो कोविड-19 से हम लोग उभरे हुए हैं यहाँ पर। तो वैक्सीन जो है, यहाँ से वैक्सीन क्या होता है, किसी भी जो बीमारी होती है उसका क्या होता है, एक टीका होता है। तो जो निफा वायरस है उसके लिए क्या है, टीके का मानव परीक्षण जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लोगों को घातक निपाह वायरस, जो मतलब हम निफा वायरस बोलते रहते हैं एक तरह से, तो वह यह निपा वायरस से बचने के लिए टीके का परीक्षण करने के लिए पहला मानव नैदानिक परीक्षण प्रारंभ किया। मतलब ह्यूमन ट्रायल जो होता है, मनुष्यों पर जो ट्रायल किया जाता है उसको स्टार्ट किया है। ठीक, मतलब अब इसमें क्या होगा, अब इसको देखा जाएगा कि किस प्रकार से ये रिएक्ट कर रहा है लोगों पर, किस प्रकार से लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं उसको, किस प्रकार से एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं निपा वायरस के अगेंस्ट में बॉडी में। ये सब सारी चीज़ें जो हैं इनको वो क्या करेंगे, अब इसका अध्ययन करेंगे। इसमें 18 से 55 वर्ष के व्यक्तियों को जो है शामिल किया गया है। कितने लोगों को? 51 लोगों को शामिल किया गया है। जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है CHAdOx1। ठीक है, क्या नाम है इसका? CHAdOx1। ठीक है, इसको दूसरी तरह क्या बोलते हैं? नीपा बी टीका। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, कोड टाइप में नाम है। तो इसका जो है वो परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, निफा वायरस क्या है? एक खतरनाक बीमारी है। ये किससे फैलती है? तो जो फ्रूट बैट होते हैं, ठीक है, चमगादड़ एक तरह से, ठीक, तो ये चमगादड़ों के द्वारा फैलती है लोगों में। ठीक है, तो निफा वायरस क्या है? एक क्या है? बीमारी है। ठीक है, इसमें 75% मोर्टेलिटी रेट होता है। मृत्यु दर जो होती है वो कितनी होती है? 75% के आसपास होती है। ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में इसका प्रकोप हुआ था हाल ही में, सितंबर 2023 में। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा था जो अभी कि केरल में इसके केसेस जो है वो देखे गए थे। तो सितंबर 2023 में निफा वायरस के केसेस कहाँ पर देखे गए? केरल में देखे गए थे। क्लियर? तो ये जो होता है ना, तो ये देखो उल्टा लटका हुआ जो ये प्राणी दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं चमगादड़ या फिर बैट बोल देते हैं। तो ये क्या होता है? फ्रूट बैट।
ठीक। तो फ्रूट बैट जो होता है, जैसे फ्रूट बैट होते हैं तो ये फलों को खा सकते हैं, ठीक। तो जैसे इन्होंने किसी भी फल को चख लिया, जूठा कर दिया, ठीक है, या फिर चाट लिया, तो ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है, जानवर हैं। तो अब वो क्या होगी, अब उसको अगर कोई मनुष्य अगर खाता है तो वो क्या होता है, उसके द्वारा क्या होते हैं, संक्रमण को फैलाते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रूट बैट हैं जिसके द्वारा निफा वायरस का जो संक्रमण है वो फैलता है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग वुल्फ भी बोलते हैं, उड़ती हुई लोमड़ी, क्योंकि आप जब इसका मुंह देखेंगे ना तो ये लोमड़ी जैसा दिखता है, ठीक है। और ये क्या है, स्तनधारी जीव है। चमगादड़ क्या है, स्तनधारी जीव है। इनको दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में उड़ते हैं ये, और अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, और उसके द्वारा क्या करते हैं, ये अपनी जो इनका मार्ग होता है उसको तय करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं इनके उसमें, इनके संदर्भ में। तो क्या है, इंसानों को चमगादड़ों के मुंह लगाए फल खाने से निफा वायरस हो सकता है, या संक्रमित जानवरों जैसे सुअर के संपर्क में आने से भी, या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी, बगल बगल में जैसे कोविड जैसे स्प्रेड हो रहा था, सेम वैसे ही क्या है, ये भी है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये आसानी से फैल सकता है, ठीक। 25 साल पहले मलेशिया और सिंगापुर में इसका पहला मामला जो है वो सामने आया था। अभी तक इसका कोई भी एक फिक्स्ड या फिर प्रॉपर जो है वो इलाज नहीं है, ठीक। तो अब क्या है, टीके पे परीक्षण किया जा रहा है। अब जी अगर ये सक्सेस होता है तो इसको यूज किया जाएगा, नहीं तो फिर इसमें बाकी जो म्यूटेशंस हैं वो किए जाएंगे और उसके बाद इसको यूज किया जाएगा, ठीक। तो अभी क्या है, सिर्फ ये परीक्षण के स्टेज में है, अभी ये फिक्स नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद आएंगे ऑपरेशन सर्वशक्ति, ठीक है। तो ये जो हमारा निकम्मा देश पड़ोसी है, पड़ोसी देश है, निकम्मा पड़ोसी देश, ठीक। कौन, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो क्या है, आप लोगों को पता है, उसके जबान पर सिर्फ एक नाम रहता है, अगर वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर उसके मन में, उनके अंदर भी उनका एक ही मुद्दा है, जम्मू कश्मीर। उसी पर उन्हें वोट मांगना है, उसी पर सत्ता बदलनी है, उसी पर यूएन में चर्चा करनी है। उनके अंदर, उनके यहाँ जो भी चीजें होती हैं किसके नाम पर होती हैं, जम्मू कश्मीर के नाम पर होती हैं, ठीक। अब क्या किया गया कि जो ये आतंकवादी गतिविधियां करता है जम्मू कश्मीर में, है ना, तो उसके लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया। कहां पर, जम्मू और कश्मीर में। कहां पर, जम्मू और कश्मीर में क्या लॉन्च किया गया भारतीय सेना के द्वारा, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ठीक है। क्या लॉन्च किया गया, ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है ये लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के जरिए पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों से होने वाली आतंकी गतिविधियों को क्या है, विफल किया जाएगा, ठीक। तो सेना क्या करेगी, जो पीर पंजाल पर्वतमाला है उसके जो दर्रे हैं जहां से ये एंट्री करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनको क्या किया जाएगा, असफल किया जाएगा, ठीक। अब इसमें सभी शामिल है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है, सीआरपीएफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, खुफिया एजेंसी, ये सारे जो हैं इसमें एक साथ मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक। इसके पहले क्या चलाया गया था, ऑपरेशन सर्प विनाश, ठीक। इसकी तर्ज पर इसको चलाया गया है। ऑपरेशन सर्प विनाश को 2003 के बाद की आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था, और ये लगभग क्या था, सफल था। सभी आतंकी गतिविधियों को समाप्त भी कर दिया गया था। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ इतना है कि ऑपरेशन सर्वशक्ति कहां पर चलाया गया, तो जम्मू और कश्मीर में चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और जो खुफिया एजेंसी हैं जैसे एनआईए है, रॉ है, ये लोग भी इसमें क्या है, सहायता करेंगे, ठीक। और ये कहां पर है, पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों पर, जहां पर ये गतिविधियां जो है वो की जाती हैं वहां पर, ठीक। फिर उसके बाद समुद्री अभ्यास अयुत्या, ठीक है। ये किसके किसके बीच में है, तो ये है थाईलैंड और इंडिया के बीच में, ठीक है। थाईलैंड और भारत के बीच में अयुत्या का आयोजन किया गया है। ये कौन सी सेना,
नौसेनाओं के बीच में। ठीक है, तो भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रॉयल थाई सेना। ठीक है, क्या बोलते हैं, रॉयल थाई सेना बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या किया गया, जो क्या हुआ है यहाँ पर, इसको इन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज अयुत्या जो है उसको कंडक्ट किया। ठीक, अयुत्या जो शब्द है वो दो सबसे पुराने शहरों भारत में किसका, अयोध्या, और थाईलैंड में अयुत्या के महत्व का प्रतीक है। ठीक, इन दोनों शहरों में समृद्ध सांस्कृतिक संबंध हैं। तो ये तो अलग चीज है। आपको याद क्या रखना है, एक्सरसाइज अयुत्या किसके बीच में, तो थाईलैंड और भारत की नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, अयुत्या का दूसरा अर्थ क्या होता है, अजेय या अपराजय, मतलब जिसको जीता ना जा सके। ठीक, आयोजन इसका कब हुआ, तो कब हुआ, 20 से 23 दिसंबर 2023 तक किया गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय नौसैनिक जहाजों कुलिस और INA-ALU 56 ने अभ्यास में क्या था, भाग लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको याद रखना है ऑपरेशन अयुत्या, सॉरी एक्सरसाइज अयुत्या के बारे में। ठीक, चलिए अब उसके बाद दिनेश के त्रिपाठी। ठीक, तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी AVSM NMK ने 4 जनवरी 2024 को नौसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। ठीक है, तो ये कौन है, ये हैं दिनेश के त्रिपाठी। इनको क्या बनाया गया, तो इनको बनाया गया नौसेना का उप प्रमुख। ठीक है, इनको क्या नियुक्त किया गया है, नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये क्या है, अब क्या है, ये नौसेना के उप प्रमुख हैं। क्लियर, यही इतनी चीज आपको याद रखनी है कि हाल ही में नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी या फिर डी के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ठीक, पदभार संभालने के बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी, ये सब चीजें ठीक हैं। ठीक, इसके पहले ये क्या थे, तो ये पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके बारे में है, आपको जो याद रखना है वो मैंने बता दिया है। ठीक, आगे क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। कैसी रिपोर्ट है कि गरीबी रेखा से जो लोग बाहर आए हैं उनके बारे में। ठीक, तो देखिए ये क्या है, रिपोर्ट है, एक सरकारी डेटा है। ठीक, नीति आयोग क्या है, सरकार की संस्था है और डेटा किसका है, सरकार का है। ठीक, तो देखिए हमें पढ़ना है लेकिन रियलिटी जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या है, तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 साल में, मतलब 9 साल क्या हो गया, 2014 से 2023। ठीक, क्यों, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, क्या है, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये सब डेटा अब जो है वो सामने आएंगे। तो पिछले 9 साल में करीब 24.82, तो लगभग कितने, 25 करोड़ लोग। ठीक है, कितने, 25 करोड़ लोग। जनसंख्या कितनी है हमारी, 140, अब 150 रख लेते हैं क्योंकि बढ़ भी रही। ठीक है, तो 150 करोड़ लोग हम हैं। उसमें से पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोग जो है वो क्या हुए, गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ठीक है, क्या हुए, गरीबी रेखा से बाहर ये लोग आ गए। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 13-14 के दौरान देश में 29.17% गरीबी थी। ठीक है, कितनी थी, 29.17% प्रतिशत, मतलब अगर 100 लोगों की जनसंख्या है तो उसमें से 29.17 लोग गरीब थे। कब, 2013-14 में। और अगर हम बात करें 2022 और 23 की, तो ये प्रतिशत हो गया 11.28, मतलब अगर 100 लोग थे, मतलब 100 लोगों की जनसंख्या है तो 11.28 लोग जो है वो अब गरीब हैं। क्लियर, तो
ये क्या है, रिपोर्ट है। ठीक, चलिए अब इसमें जो सबसे ज्यादा कमी है वो कहाँ आई, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ये कमी आई है वहां पर दर्ज की गई है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब भी यही है ना। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा कमी भी यहीं पर आई है। तो इसमें कोई ऐसा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। और सेकेंडरी क्या है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यही है ना। तो उसके हिसाब से ये देखा गया। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट या फिर गरीबी सूचकांक, ठीक है, इसको स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के जरिए मूल्यांकन करके तैयार की है। ठीक है, तो नीति आयोग आप लोगों को पता है कि 2014 तक क्या था, जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी तब तक ये योजना आयोग था, आप सब लोगों को पता है। उसके बाद इसको बदल कर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, है ना। तो नीति आयोग क्या है, सरकार के लिए योजनाओं का निर्माण करती है और ये सारे जो सूचकांक टाइप में ये सब चीजें हैं इनका अध्ययन करती है, अवलोकन करती है, रिपोर्ट जारी करती है। ठीक, तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। नीति आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के आधार पर नापा गया है, जिसमें क्या क्या है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। ठीक, और उसके बाद 12 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या फिर सतत विकास लक्ष्य हैं हमारे, उनको भी ध्यान में रखा गया है। इनमें क्या क्या है, पोषण है, बाल मृत्यु दर और किशोर मृत्यु दर है, मातृत्व स्वास्थ्य है, स्कूली शिक्षा के वर्ष हैं, मतलब जो बच्चों का एडमिशन हो रहा है स्कूलों में वो कितने साल पर हो रहा है, स्कूल में उपस्थिति मतलब कितने किस रेशियो में बच्चे जो है वो प्रेजेंट हैं स्कूल में, खाना पकाने का ईंधन मतलब गैस पे है या फिर चूल्हे पर धुएं वाली लकड़ियों से। ठीक है, तो अभी कल उज्ज्वला योजना जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है, प्रधानमंत्री जी घर जाके भी दे जाते हैं गैस चूल्हा सिलेंडर। तो ये चीज़ें हैं, स्वच्छता, पीने योग्य पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते, ये सब चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो क्या करता है, गरीबी दर में गिरावट का आकलन करने के लिए अल्कायर फोस्टर मेथड का यूज करता है। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, आपको डेटा याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए गवर्नमेंट है और ये क्या है, गवर्नमेंट के हिसाब से ये गवर्नमेंट की क्या है, एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है। ठीक, तो मैंने आपको हमेशा से बताया है जिसकी गवर्नमेंट उसका क्वेश्चन, क्लियर। तो अब यहाँ पर ये पूछा जाएगा, है ना। तो पूछा जाएगा तो उसका सिंपल सा जो अर्थ है वो यही है कि देखिए क्या पूछा जाएगा कि स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी में गिरावट आई या फिर सबसे ज़्यादा लोग गरीबी रेखा को पार करके बाहर आए। तो उसमें कौन कौन सा है, यूपी, बिहार, एमपी, क्लियर। तीनों पड़ोसी राज्य हैं तो आपको आसानी से याद रखना है यूपी, बिहार, एमपी। ठीक, उसके बाद क्या है, रिपोर्ट किसने जारी किया, नीति आयोग ने जारी किया। इसके आधार क्या क्या थे, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे है मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, कहाँ पर, तुरा में। ठीक, क्योंकि देखिए मेघालय खेलों का 5वां संस्करण तो आपको पता है मेघालय में ही होगा, लेकिन मेघालय में कहाँ, तो तुरा में इसका जो है वो उद्घाटन किया गया। इस टाइम पर यहाँ पर कौन कौन था, तो मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, ये लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। ठीक, इसमें जो पारंपरिक खेल हैं उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट है कि वो पारंपरिक खेल कौन कौन से हैं। तो एक है माओ पोइन, यह एक खासी पारंपरिक खेल है जहां 2 टीमें पत्थर के पिरामिड को उठाने और सभी विरोधी टीम के सदस्यों को बाहर करने की कोशिश करती हैं। तो एक तो क्या है, माओ पोइन। ठीक है, क्या है, माओ पोइन, ये क्या है, पारंपरिक खेल है, किसके द्वारा, खासी। ये क्या है, देखिए वहां पर पहाड़ियों का भी नाम है, गारो, खासी, जयंतिया और
जनजातियों का नाम है, ठीक है। तो ये दोनों नाम, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है? खासी जो जनजाति है उसका पारंपरिक खेल है। उसके बाद क्या है? राह मुखराह या जैंतिया का है, ठीक। जहां पर प्रतियोगी कीमार का किताब हासिल करने के लिए कच्ची भारी गोल चट्टान को फिनिशिंग लाइन तक ले जाते हैं, ठीक। तो क्या है? राह मुखराह, ठीक है। क्या है? राह मुखराह। ये किसका है? तो ये है जैंतिया का, ठीक। ये क्या है? जैंतिया का है। और इसके बाद क्या है? वामपोंग सिका, ठीक है। क्या है? वामपोंग सिका। ये किसका है? तो ये है किसका? ये होगा गारो का, क्योंकि यही बच रहा है, गारो खासी जैंतिया। तो ये किनका होगा? जो गारो जनजातियां हैं उनका होगा, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखनी हैं। आयोजन का प्रतीक क्या था? हिल मैना, मतलब पहाड़ी मैना जो होती है वो क्या थी? इसका प्रतीक थी, या फिर आप कह लें इसका शुभंकर, ठीक है। तो शुभंकर क्या था? पहाड़ी मैना, ठीक। पहाड़ी मैना इसका शुभंकर हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर जो चीजें मैं लिख रहा हूँ उसको आपने बिल्कुल ही दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक। उसके लिए बिल्कुल भी 1% भी डाउट मत लाना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मिलेंगे यहीं से, इतना कंफर्म है, ठीक। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। इसका आयोजन क्या है? 20 जनवरी तक अभी किया जाएगा, ठीक। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं आपको इसमें ध्यान रखने योग्य, वो मैंने आपको बता दी हैं। अगला टॉपिक है बीच गेम्स 2024, ठीक है। बीच गेम्स 2024 जो है ये खेला गया, और इसमें जो प्रदेश है मध्य प्रदेश वो अव्वल राष्ट्र रहा, मतलब पहला स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो भारत के पहली मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स, द बीच गेम्स 2024। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि ये पहली है, ठीक है, भारत के पहले, ठीक। तो इसको कहां पर आयोजित किया गया? दीव में आयोजित किया गया। तो वो क्या है? एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव, आपने सुना होगा, ठीक है। दीव में आयोजित किया गया, और दीव के किस बीच पर, या फिर जो समुद्री किनारा है, तो घोघला बीच पर इसको आयोजित किया गया। और ये क्या है? ब्लू फ्लैग प्रमाणित बीच है। ब्लू फ्लैग कौन से होते हैं? जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छे होते हैं, यहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लू फ्लैग बीच बोलते हैं, ठीक। तो मध्य प्रदेश जो है इसमें चैंपियन बनकर उभरा, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कहाँ पर? पहली बात तो दीव के घोघला बीच पर, और ये बीच कैसा है? ब्लू फ्लैग प्रमाणित बीच है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने टोटल कितना? 7 गोल्ड मेडल और कुल 18 मेडल जो जीते, उसके बाद ये शीर्ष पर था। उसकी मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का स्थान था, ठीक। और उसके बाद तमिलनाडु, उत्तराखंड, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, ये लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आयोजन कहाँ हुआ? दीव के घोघला बीच पर। और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ब्लू फ्लैग्ड प्रमाणित जो है वो बीच है, ठीक। क्लियर सभी लोगों को? ठीक है। भारत के 12 समुद्री तटों को अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्री तटों वाला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो कितने समुद्री तटों को प्रदान किया गया है? अभी तक 12 समुद्री तटों को प्रदान किया गया है, ठीक। क्लियर सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है? अगला टॉपिक देखेंगे तो अगला टॉपिक हमारा है वाइस एडमिरल एन प्रमोद, ठीक। वाइस एडमिरल ए प्रमोद ने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये कौन है? ये हैं एन प्रमोद, ठीक है। ये जो है कौन है? एन प्रमोद हैं। इन्होंने नौसेना संचालन महानिदेशक DGNO के रूप में पदभार जो है वो ग्रहण किया। 1 जुलाई 1990 को इन्होंने भारतीय नौसेना को ज्वाइन किया था, ठीक। ये सारी चीजें इनके बारे में हैं।
तो आपको बस पद का नाम याद रखना है। नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। फिर एक एक तरह से आप इसको कार्यक्रम पहल योजना जो कहें, क्या है ये, एक वाहन एक फास्ट टैग। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जैसे जो NHAI है, ठीक है, क्या है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसने कहा कि खाते में राशि होने के बावजूद अधूरे KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। ठीक, मतलब अधूरे KYC क्या होता है, नो योर कस्टमर, मतलब जैसे जो जरूरी डिटेल्स होती हैं उनको आपने क्या करना होता है, फिल करना होता है या अपलोड करना होता है, तो ये क्या होता है, KYC होता है। ठीक, तो जैसे क्या होता है, वाहनों के लिए, एक वाहन के लिए लोग क्या करते हैं, एक से अधिक, जैसे एक फास्टैग लगवाया, ठीक है, उसमें बैलेंस खत्म हो गया मान लीजिए, फिर वो कहीं और जा रहे हैं तो क्या है, ऑफर्स भी आते रहते हैं बैंक्स के, तो मान लीजिए रिचार्ज कराने से अच्छा उनको लगा कि नया फास्टैग लगवाता हूँ तो ज़्यादा प्रॉफिट है, तो उन्होंने क्या किया, दूसरा फास्टैग लगवा लिया। ठीक, तो ऐसे क्या है, एक ही वाहन पर कई सारे फास्टैग क्या है, इशूड हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए किया गया कि जो मतलब वाहन होंगे उन पर क्या होगा, 31 जनवरी के बाद जो फास्टैग हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक गाड़ी के लिए एक ही फास्टैग जो है वो होगा। ठीक, ये क्यों, इसका प्रयोग क्यों, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, एग्जैक्ट नंबर जो है वो काउंट हो सकता है इससे कि कितने नंबर्स में जो फास्टैग हैं वो इशू हुए हैं और कितना संग्रहण हो रहा है उससे। ठीक, तो आजकल आप लोगों को पता है सारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। ठीक, तो फास्टैग के जरिए, तो इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली की दक्षता को इंक्रीज करने के लिए टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल जो है वो लागू की गई है। एक ही फास्टैग का इस्तेमाल या एक विशेष वाहन के लिए किया जाएगा। ठीक, क्लियर। देश में 8 करोड़ से अधिक वाहन चालक फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुल वाहनों का लगभग 98% है। मतलब जितने भी वाहन हैं इंडिया में, उसमें 98% जो व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, उनमें फास्टैग का यूज़ किया जा रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक वाहन एक फास्टैग, ये आपको याद रखना है। उसके बाद न्यूज़ में आ जाते हैं योगेश सिंह। ठीक है, योगेश सिंह ने क्या किया, 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में क्या किया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, तो भारत के योगेश सिंह ने इंडोनेशिया जकार्ता में, ठीक है, एशियन राइफल चैंपियनशिप या फिर पिस्टल चैंपियनशिप जो हो रहा है, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते देते हैं, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, क्या है ये, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024। ठीक है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। क्लियर, और क्या है, शीर्ष स्थान हासिल किया। जबकि ठीक है, इन्होंने हराया किसको, कजाकिस्तान के निकिता चिर्युकिन को हराया। ठीक, उसके बाद विजयवीर सिद्धू को ठीक है, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में किसने, निकिता चिर्युकिन ने विजयवीर सिद्धू को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। अमित कुमार ने 6वें स्थान हासिल किया और ओम प्रकाश ने 12वां स्थान हासिल किया। ये इसलिए दिया है क्योंकि ये अमित कुमार और ओम प्रकाश क्या हैं, इंडियन हैं। ठीक, तो सिंपल क्या आपको याद रखना है इनके बारे में, ये कौन है, योगेश सिंह है। ठीक, इन्होंने क्या किया, 25 मीटर स्पर्धा में क्या जीता है, गोल्ड जीता है या फिर स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। ठीक, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है पेंच बाघ अभ्यारण्य। पेंच बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसको क्या मिला है, किसका दर्जा, तो इसको डार्क स्काई रिजर्व। ठीक है, किसका, डार्क स्काई रिजर्व, और किसका, भारत का ये क्या है, पहला डार्क स्काई रिजर्व बन गया है और एशिया का
पांचवा, ठीक है, एशिया का पांचवा डार्क स्काई रिजर्व ये बन गया। ठीक, डार्क स्काई रिजर्व का मतलब है कि रात में जो रिजर्व है या फिर बाघ अभ्यारण्य है, वहां पर जो नेचुरल रात की लाइट होती है उसको हम प्रदान करेंगे वहां पर। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट नहीं कि खंभों में लाइट लगा दिए हैं उससे, ये सारी चीजें नहीं, जो प्रकाश प्रदूषण है उसको नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो उसके लिए ये क्या किया गया, भारत के पहले और एशिया के पांचवें डार्क स्काई रिजर्व का खिताब अर्जित किया है। ठीक है, किसके लिए, तो रात के वक्त आकाश की निगरानी, मतलब आकाश साफ दिखाई दे, इसलिए लाइट्स को वहां पर बंद रखा जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए। क्लियर? उसके बाद न्यूज क्या है, यहां पर दूसरी न्यूज है, सिंगापुर के सबसे उम्रदराज ओलंपियन और भारतीय मूल के पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह गिल का क्या हुआ, मंगलवार को निधन हो गया, मतलब परसों इनको क्या है, इनकी डेथ हो गई। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, क्या नाम है इनका, अजीत सिंह गिल। ठीक है, क्या है, अजीत सिंह गिल। ठीक, ये क्या थे, ये सिंगापुर के सबसे एजेड ओलंपियन थे। ठीक, उसके बाद क्या है, एक टॉपिक और है, वो क्या है, स्विट्जरलैंड यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुरोध पर यूक्रेन पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमत हुआ है। ठीक, तो आप लोगों को पता है कि फरवरी फिर से आने वाली है, और फरवरी 2022 में ही क्या किया था, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, युद्ध की घोषणा की थी, और तब से दोनों के बीच में ये जो घटनाएं हैं वो चलती आ रही हैं, लगातार चलती आ रही हैं। ठीक, तो जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड से अनुरोध किया है, उसके लिए क्या है, एक वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी कौन करेगा, स्विट्जरलैंड जो है वो उसकी मेजबानी करने के लिए राजी हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ये यूएन जो है या फिर संयुक्त राष्ट्रों का संघ जो है, उसके बाकी राष्ट्रों को ये क्या करेंगे, निमंत्रण देंगे, तो यहाँ पर सारे देश आएंगे और उस पर फिर जो चर्चा वगैरह की जाएगी वो अलग बात है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, स्विट्जरलैंड ने एक एजेंट के रूप में काम किया है हमेशा से यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए। ठीक, तो युद्ध कब शुरू हुआ था, 24 फरवरी 2022 को रूस ने सेना भेज दी थी अपनी, कहाँ पर, यूक्रेन में, और तब से ये युद्ध जो है वो चल रहा है। उसके बाद न्यूज में है बर्नार्डो एरोवलो, ये क्या है, इन्होंने ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, मतलब ग्वाटेमाला का नवनियुक्त राष्ट्रपति की कौन है, बर्नार्डो एरोवलो। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, ये जो यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे जुआन जोस एरोवलो, इनके बेटे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, उरुग्वे में हुआ था। इनके पिता 1954 में निर्वासन में जहाँ पर रह रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि जो ग्वाटेमाला देश है, ठीक है, क्या है, ग्वाटेमाला, उसके जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक, इसके राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो बर्नार्डो एरोवलो। ठीक है, इनको नया राष्ट्रपति चुना गया है। क्लियर? उसके बाद दूसरी न्यूज क्या है, यहाँ पर है कि औद्योगिक और चिकित्सा क्षेत्र के लिए बायोगैस बनाने वाली आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने महाराष्ट्र में राज्य का पहला हरित अमोनिया संयंत्र, ठीक है, कहाँ का, महाराष्ट्र राज्य का पहला हरित अमोनिया संयंत्र लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 3 से 5 साल की ये परियोजना है, जब शुरू होगी तो इसमें अभी इतना टाइम लगेगा, और लगभग $3 अरब जो है वो खर्च किया जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, और इसकी क्षमता कितनी होगी, 5 लाख MTPA, मतलब मीट्रिक टन पर ईयर। ठीक है, तो जिनको भी MTPA मतलब ऐसा लग रहा हो, तो ये क्या है, मीट्रिक टन पर ईयर, तो 5 लाख मीट्रिक टन पर ईयर जो उत्पादन है, वो लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। ठीक, उसके बाद क्या आ जाता है, नाटेक्स K2K, के मतलब हो जाता है किबिथु, और के मतलब हो जाता है कक्ष। ठीक है, तो आपको पता है भारत का एक कोना क्या है, किबिथु है, और दूसरा कोना क्या है, कक्ष है। पूर्वी कोना क्या है, जैसे आप अगर ऐसे बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, नॉर्थ,
साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट का कोना क्या है, किबिथु है, ठीक है, और वेस्ट का क्या है, रण का कच्छ, जो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक विस्तार है भारत का, तो सेना के अधिकारियों और टीम ने सबसे पूर्वी छोर से लेकर सबसे पश्चिमी छोर तक जो विशाल विस्तार है, इसको एक पैरा मोटर अभियान जो है वो पूरा किया। इसको पूरा करने के लिए इस अभियान का नाम क्या है, नाटेक्स K2K, ठीक, क्लियर। K2K का मतलब क्या है कि कच्छ और किबिथु, ठीक। ये जो है वो आयोजित किया गया भुज में एक समारोह में। लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा, ठीक है, इन्होंने इसको क्या दिखाई थी, हरी झंडी दिखाई थी, ठीक। 19 नवंबर 2023 को कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु, जहाँ पर सबसे पहले सूरज निकलता है, ठीक, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो लिखा हुआ है एक बहुत ही रंगीन भाषा में कि जहाँ सूरज पहली बार भारत को चूमता है, ठीक। अभियान का समापन कहाँ हुआ, कच्छ में हुआ, जहाँ पर सूरज देश को अलविदा कहता है, या फिर जहाँ पर सबसे लास्ट में जाकर सूर्यास्त होता है। तो आपको नाम एक याद रखना है, नाटेक्स K2K किस लिए था, तो नाटेक्स K2K एक क्या था, पैरा मोटर अभियान था भारतीय सेना द्वारा कि दोनों छोरों को, विस्तार को पार करने के लिए, क्लियर। चलिए अगला टॉपिक आपके सामने है, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में, ठीक। तो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए गुजरात, केरल तथा कर्नाटक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं, क्लियर, ठीक है। तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की राज्यों तथा जो यूटी हैं, इनके रैंकिंग में ये बात सामने आई कि केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जो है ये, और गुजरात और कर्नाटक, ये कौन से स्टेट हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टेट्स हैं, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक। गुजरात लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बना है, और कर्नाटक लगातार दूसरे वर्ष इसमें सेकेंड स्थान जो है वो प्राप्त किया है, क्लियर सभी लोगों को ये चीज। और ये रैंकिंग जो है क्या है, ये वार्षिक तौर पर जारी की जाती है। इसमें क्या बताया जाता है कि किसी को भी अपना एक खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए किस प्रकार का जो एनवायरनमेंट है, किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, कितना आसान है वहाँ पर किसी स्टार्टअप को करना, इसके बारे में जो है वो जानकारी प्रदान करता है, ठीक। तो यहाँ पर गुजरात जो है वो लगातार चौथी बार टॉप पर है। मतलब क्या हुआ कि गुजरात जो है वो स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर अपने उद्यमियों को प्रदान कर रहा है, ठीक। और अगर बात करें कर्नाटक की, तो वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और बात करें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य हैं, उसमें है केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, ठीक, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है प्लेयर ऑफ द मंथ। तो आप लोगों को पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड है ICC, ये क्या करता है, हर महीने एक प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो बनाता है, मेल और फीमेल कैटेगरी में, ठीक। तो इस बार अगर बात की जाए फीमेल कैटेगरी की, तो भारतीय प्लेयर कौन है, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने यह पुरस्कार जीता है और दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं, मतलब सेकेंड भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं ऐसा करने वाली। इसके पहले जो जीता था वो जीता था जो T20 कप्तान है, कौन, हरमनप्रीत कौर, कब, अक्टूबर 2022 के लिए। और ये अवार्ड किसके हैं, दिसंबर 2023 के लिए, ठीक है। तो दिसंबर 2023 का प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो इनको दिया गया। और अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें, तो जो पैट कमिंस हैं, ये क्या हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के
क्या हैं? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। इन्हीं के चलते ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का पुरुष जो वर्ल्ड कप है उसको जीता, इन्हीं की कप्तानी में। तो इन्हें क्या है, इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है। तो पुरुष श्रेणी में पैट कमिंस को और महिला श्रेणी में दीप्ति शर्मा को प्रदान किया गया है। क्लियर? और पैट कमिंस ने अपने पूरे कैरियर में पहली बार ये अवार्ड जो है वो जीता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है गुरचरण सिंह है, वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने, इनको क्या है 15 जनवरी 2024 को कार्मिक सेवा के नियंत्रक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? ये गुरचरण सिंह जी हैं। ठीक है, कौन है? गुरचरण सिंह। ठीक, इनको कार्मिक सेवा के नियंत्रक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। इन्होंने 1 जुलाई 1990 को नौसेना में अपना जो कैरियर है उसको स्टार्ट किया था यहाँ पे। ठीक, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है। के जॉय, जो मशहूर हस्तियों में अगर देखें तो के जॉय जो थे इनका निधन हो गया। ये क्या थे? मलयालम में क्या थे? ये म्यूजिक डायरेक्टर थे। ठीक है, क्या थे? मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर, कहाँ के? मलयालम के जॉय का निधन हो गया। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 1975 में मलयालम सिनेमा से की थी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है मलयालमी सिनेमा में। ठीक, और 500 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है एज ए असिस्टेंट। तो इनका जो है क्या हो गया? निधन हो गया। ये किस विभाग से संबंधित थे? तो ये मशहूर क्या थे? एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे। ठीक, उसके बाद सुमित नागल हैं। सुमित नागल ने क्या किया? एक जबरदस्त कारनामा किया है। क्या किया इन्होंने? जो आपने सुना होगा टेनिस में जो है ओपन होता है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या किया इन्होंने? जो मेल सिंगल्स का होता है उसमें दूसरे दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। ठीक है, किसने? सुमित नागल ने। तो ये कौन है हमारे सामने? ये हमारे सामने है सुमित नागल। इन्होंने क्या किया? ठीक, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है किसका? 2024 के पुरुष सिंगल के दूसरे दौर में जगह बनाई है। ठीक, नागल ने वर्ल्ड नंबर 2027 कजाकिस्तान के एलेक्जेंडर बबलिक, ठीक, एलेक्जेंडर बबलिक को क्या किया? इन्होंने हराया। ठीक, उसके बाद सुमित नागल ने क्या किया है? दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। ठीक, क्या होता है? ये ग्रैंड स्लैम होता है, ये 4 होते हैं। ठीक, तो इसी में से क्या है? एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है, एक अमेरिकन ओपन होता है, तो इसी तरह 4 जो है, एक यूएस ओपन होता है। ठीक, तो ये क्या है? 4 तरह के जो ग्रैंड स्लैम है वो होते हैं। तो इससे पहले वो कब पहुंचे थे? 2020 में भी दूसरे राउंड में पहुंचे थे। ठीक, इनके पहले मतलब सुमित नागल के पहले अगर किसी खिलाड़ी ने ऐसा किया था तो वो 35 साल पहले किया था। ठीक है, 35 साल बाद इन्होंने ये कारनामा जो है वो किया है। इनके पहले जिसने किया था 1989 में रमेश कृष्णन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैट्स विलेंडर को मात दी थी। ठीक, तो ये जो है इन्होंने दूसरे राउंड में जगह बना ली है। अब ये आगे जो है इसमें देखा जाएगा कि ये क्या कर सकते हैं, जीतते हैं नहीं जीतते हैं, वो आगे की बात है। तो बेस्ट विशेज हैं, ऑल द बेस्ट है कि ये जीतें और भारत का नाम रोशन करें। उसके बाद न्यूज़ में है दुर्लभ सफ़ेद पेंगुइन। तो प्यारा सा जानवर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, तो ये सफ़ेद होता नहीं है, ये बीमारी की वजह से सफ़ेद हो गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि वाओ सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग वाओ, तो ये उतना ब्यूटीफुल जैसे आप लोगों को लग रहा है, तो इसको बेचारे को क्या है? बीमारी है। तो ये जो होता है आगे देखते हैं। तो अंटार्कटिका में सफ़ेद रंग का दुर्लभ पेंगुइन देखा गया। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन ल्यूसिज्म, ठीक है, इसके चलते पेंगुइन का रंग सफ़ेद हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है? एक पक्षी की प्रजाति है पेंगुइन भी। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में
ल्यूजिज्म एबनॉर्मल कंडीशन पाई जाती है। तो क्या है, 20,000 पेंगुइन में एक पेंगुइन इस कंडीशन से पीड़ित होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो काला होने की जगह सफ़ेद हो जाता है, गोरा हो जाता है। तो जैसे सभी सांवले लोगों में किसी गोरे का जन्म हो गया तो वो एक क्या है, विशेष रूप से दिखता है। तो ये भी क्या है, एक विशेष रूप से दिखता है। आप खुद सोचिए कि 20,000 पेंगुइन चल रहे हैं और 20,000 में एक सफ़ेद पेंगुइन चल रहा है, बाकी 19,999 पेंगुइन काले चल रहे हैं, तो वो एक अलग सा दिखता है। तो इसीलिए ये क्या है, इनको एक दुर्लभ बताया जाता है। ठीक, मादा पेंगुइन जेंटू प्रजाति से संबंधित है। यह जानवर आमतौर पर चमकीले लाल नारंगी बिल, बिल मतलब क्या होता है, चोंच होती है। तो इनकी जो चोंच है वो क्या है, लाल या नारंगी रंग की। ठीक है, आँख के चारों ओर सफ़ेद धब्बे के साथ काले सिर वाले होते हैं। लेकिन 4 जनवरी को गोंजालेज विडेला अंटार्कटिक बेस के शोधकर्ताओं ने ऐसा पाया कि जो इस बार देखा गया वो पूरा ही पूरा क्या है, सफ़ेद है। जो आँख के पास काले धब्बे या फिर सफ़ेद धब्बे और काला सर होता है, इसका सर भी क्या है, आप देखेंगे तो पूरा पूरा क्या है, सफ़ेद ही है। ठीक, जेंटू पेंगुइन क्या है, तीसरी सबसे बड़ी जीवित पेंगुइन प्रजाति है। ठीक, इसमें जो वयस्क पेंगुइन होते हैं उनका आकार 11 से 17.5 पाउंड का होता है। लेकिन अगर बात करें विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार, तो जो सम्राट पेंगुइन होता है वो सबसे बड़ी जीवित पेंगुइन प्रजाति है। ये 4 फीट लंबा होता है और 88 पाउंड से अधिक इसका वेट जो है वो हो सकता है। क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, आगे चलते हैं, प्रज्ञानंद की बात करते हैं। तो ग्रैंड मास्टर हैं, चेस खेलते हैं और इन्होंने क्या किया है, भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए। मतलब ये फर्स्ट रैंक पर आ गए हैं, भारत में पहली रैंक पर। तो ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद अपने कैरियर में पहली बार दिग्गज विश्वनाथन आनंद को पीछे करके ये कहाँ पर पहुंच गए हैं, पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए क्या है, युवा भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट के चौथे दौर में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को हराकर यह उपलब्धि जो है वो हासिल की। ठीक है, और इस जीत के बाद प्रज्ञानंद 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के फिडे की लाइव रेटिंग से आगे निकल गए। फिडे क्या है, ये चेस का फेडरेशन है जहां पर जो इनकी रेटिंग्स हैं वो दी जाती हैं। तो इसमें ये क्या है, विश्वनाथन आनंद से आगे निकल गए हैं। तो ये इंडिया में फर्स्ट रैंक वाले खिलाड़ी हो गए हैं शतरंज के। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष मतलब किस पुरुष खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं, एर्लिंग हॉलैंड, लियोनेल मेसी, किलियन मबाप्पे और पेप गार्डियोला। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। इनको क्या है, एक बार फिर से फीफा पुरुष खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड है वो मिला है मेल कैटेगरी में। ठीक, इस रेस में एर्लिंग हॉलैंड और किलियन मबाप्पे जैसे खिलाड़ी थे, मतलब जो नॉमिनेशन था इनके लिए भी था, लेकिन ये इन्हों को पीछे छोड़ दिया। तो ये 4th टाइम है, चौथी बार है जब लियोनेल मेसी लगातार इस खिताब को जीते। ठीक है, क्लियर। और अगर बात की जाए, ठीक, एटाना बोनमती जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीतने वाली महिला हैं। ठीक, तो आपको मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के नाम याद रखने हैं। मेल कैटेगरी में कौन है, लियोनेल मेसी हैं, और फीमेल कैटेगरी में कौन है, एटाना बोनमती हैं। ठीक, उसके बाद मेघालय के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया, तो ये मैंने आपको बता दिया, जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने क्या किया, मेघालय के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। यहाँ पर 3 पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया, जो किन किन जनजातियों द्वारा खेला जा रहा है, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया के द्वारा ये खेले जाएंगे। ठीक, कहाँ पर आयोजित किया गया, तुरा में आयोजित किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2001 में हुई थी। ठीक है, क्लियर।
और 6 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, सभी लोगों को। अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया। ठीक, तो 3 जहाजें थी जिसको सेवा मुक्त किया गया। इसमें थी चीता, गुलदार और कुंभीर। तो ये तीनों मैंने आपको बताया हुआ था, चीता, गुलदार और कुंभीर। इनको पोर्ट ब्लेयर का जो बंदरगाह है वहां पर इनको डीकमीशन किया गया या फिर इनको सेवा मुक्त किया गया। तो यहाँ पर खंडेरी, चीता, करंज, वेला। तो चीता को जो है वो क्या है, सेवा मुक्त किया गया। यहाँ पर चीता, गुलदार और कुंभीर कोई भी ऑप्शन आपके लिए हो सकता था। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शंस हैं आपके मलेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो अभी क्या है, अर्जेंटीना के साथ भारत सरकार ने क्या किया है, लिथियम की खोज और खनन के लिए जो है वो करार किया है। आपको पता होगा कि अभी ही हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार की खोज की गई है। ठीक, तो भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने हाल ही में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कैटामार्का मिनेरा वाई एनर्जेटिका सोसिएटेड डेल स्टेटो, ये पूरा नाम है कंपनी का। तो बहुत बड़ा नाम है, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देश का नाम याद रखना है, अर्जेंटीना। इससे क्या किया है, 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज और खनन का ये काम करेगा। क्लियर। अर्जेंटीना क्या है, साउथ अमेरिका का देश है। अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे तो एक पूरी लंबाई में फैला हुआ ये क्या है, अर्जेंटीना पूरा देश है, आप अगर देखेंगे इसको तो। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है। ठीक, तो अभी आज के ही टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो समुद्री अभ्यास अयुत्या है इसको थाईलैंड और भारत की नौसेना के बीच में आयोजित किया गया है। ठीक, क्लियर। तो ये क्या है, क्या सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, थाईलैंड यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, गुकेश डी, विदित गुजराती, पेंटला हरिकृष्णा। तो आर प्रज्ञानंदा जो हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, विश्वनाथन आनंद को पीछे करते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक, इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने डिंग लिरेन को हराया जो मौजूदा क्या है, विश्व शतरंज चैंपियन है, इनको हरा दिया। और इसको हराने के साथ ही इनकी रेटिंग जो है वो विश्वनाथन आनंद से आगे हो गई। और इस रेटिंग की वजह से इनको क्या किया गया है, इनको भारत में नंबर 1 या फिर भारत में जो है कि फर्स्ट रैंकिंग जो है वो प्रदान की गई है। क्लियर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। ठीक, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग क्या है। तो इसमें जो है विश्व की जो ताकतवर सेनाएं हैं, ठीक है, विश्व की जो सबसे ताकतवर सेनाएं हैं उनकी जो है वो रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, तो अगर वर्तमान में जो इसकी रैंकिंग जारी की गई है तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आप सबको पता होगा, सभी गेस सही करेंगे, यूएसए। ठीक है, पहले नंबर पर जो शक्तिशाली सेना है, सबसे शक्तिशाली सेना किसकी है, सबसे शक्तिशाली सेना है यूएसए की। दूसरे नंबर पर बात करें तो रूस की है, जो 2 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। तो दूसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली सेना किसकी है, रूस की है। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना है चीन की। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो चौथी जो सबसे शक्तिशाली सेना है वो भारत की सेना है। ठीक है, तो भारत की सेना किस नंबर पर आती है, भारत की रैंक क्या है, चौथी है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सी
4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ग्लोबल फायर पावर ने सैन्य क्षमता के आधार पर विश्व के देशों की रैंकिंग जारी की। अमेरिका पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। भारत को चौथा स्थान दिया गया है और पाकिस्तान कहाँ है, 9वें स्थान पर है। ठीक, तो एक पड़ोसी हमारा चीन है जो आगे है और दूसरा एक नालायक पड़ोसी है पाकिस्तान है, वो 9वें स्थान पर है। ठीक, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस की गई। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए 2023 में किस खिलाड़ी को दिया गया? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, पैट कमिंस, जो रूट। तो मेल कैटेगरी में आपको मैंने बताया पैट कमिंस को दिया गया, और आप अगर बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की तो दीप्ति शर्मा को ये अवार्ड दिया गया और ये सेकेंड इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैं, सेकेंड भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया प्लेयर ऑफ द मंथ। किसके लिए? दिसंबर 2023 के लिए। इसके पहले किसको दिया गया था? तो हरमनप्रीत कौर जो हैं इनको दिया गया था किस मंथ के लिए? अक्टूबर 2022 के लिए ये इनको प्रदान किया गया था। ठीक, तो ये किस लिए दिया जाता है? तो पूरे महीने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो क्रिकेटर होते हैं उनको मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आईसीसी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ठीक, उसके बाद असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके पास अमित शाह, रघुराम राजन, रंजन गोगोई, रतन टाटा। ठीक, तो आपको पता है कि जो रंजन गोगोई हैं इनको जो असम वैभव है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, ये क्या है, एक पूर्व क्या है, सीजेआई हैं। और क्या है, तो जो राम मंदिर का फैसला आया था उसमें ये क्या थे, बेंच में शामिल थे। जो 5 जजों की अध्यक्षता जो बेंच थी उसमें ये क्या थे, शामिल थे। ठीक, तो इनको क्या कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको असम वैभव से सम्मानित किया गया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा है, वो असम के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। क्लियर। और रंजन गोगोई क्या है वर्तमान में? तो ये राज्यसभा के सांसद हैं, किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं इनके बारे में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक, तो महाराष्ट्र सरकार ने आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ जो है वो समझौता किया है। मैंने आपको बताया इसमें 3 बिलियन का खर्च आएगा। ठीक, और जो इसमें प्रोडक्शन किया जाएगा वो किसका किया जाएगा? लिक्विड अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक, तो किसका प्रोडक्शन किया जाना है? यहाँ पर लिक्विड अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाना है। ठीक, और महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख मीट्रिक टन पर ईयर की क्षमता के साथ पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है वो इसके लिए क्या किया? आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ समझौता ज्ञापन जो है वो हस्ताक्षर किया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान। तो स्विट्जरलैंड ने इसके लिए हामी भरी है यूक्रेन के अनुरोध पर। ठीक, तो जेलेंस्की जो हैं वो क्या है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनके अनुरोध पर स्विट्जरलैंड ने क्या किया वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की अध्यक्षता के लिए हाँ किया है। 24 फरवरी 2022 को क्या था, यूक्रेन में जो है रूस ने युद्ध की घोषणा की थी और ये अभी तक चल रहा है। युद्ध विराम की घोषणा अभी भी नहीं की गई है। बीच में ये काफी उग्र था, अब धीरे धीरे ये शांत हो चुका है। ठीक, क्लियर। तो ये था आज का आपका सेशन। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आप अपनी तरफ से मेरे लिए कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो सभी दोस्तों को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कोई भी आपको ज़रूरत है, कुछ भी आपको चाहिए, किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आप किसी सलाह को हमें देना चाहते हैं, अपनी सलाह, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आपकी सारी चीज़ों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए तब विदा लेते हैं आपसे। मैं आलोक ग्रैंड मास्टर 6060 में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए सभी लोगों के साथ एक बार फिर से आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपनी मेहनत करते रहिए। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पर। तब तक के लिए सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।